अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो जनाब, और साथ साथ गुड मॉर्निंग आज की इस एपिसोड का इंतजार भी कर रहे होंगे, जिसमें आप जान लेते हैं तमाम तर टॉप स्टोरीज, तमाम तर तज्जिए और तबसरे। तो आज क्या है गुड मॉर्निंग आज में वही है जो कि पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में है सियासत के हवाले से महाज गरम। तो ये महाज जो है वो किस चीज का महाज है? इससे पहले अगर बात की जाए नून लीग के हवाले से, तो नून लीग ने जहां पर धरनों की सियासत और एहतजाज का माइंडसेट बिल्कुल सेट कर दिया है कि आने वाली अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो भी ये काम सारे कर सकती है कि जी अगर अपोजिशन को तंग करना है तो उनको धरनों के लिए और एहतजाज के लिए बिठा दिया जाए। दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से यही कहा जाता है कि जी इस तमाम तर धरने में जो है वो नून लीग का अपना मुफाद शामिल था, और इससे पहले भी जैसे कि हम कह रहे थे कि इतनी बड़ी गलती हो जाना और नून लीग का उसके ऊपर बिल्कुल चुप बैठ जाना बिल्कुल कोई मायने रखती है। मतलब ये बात कि आप एक चीज के अंदर अमेंडमेंट कर रहे हैं, इतनी बड़ी गलती हो गई और उसके बाद फिर आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा, और उसके एहतजाज के बाद फिर आप तमाम तर चीजें जो है वो कंपाइल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कुछ अल्फाज जो है वो इमरान खान साहब ने भी कहे कि नून लीग का जो धरना था ये इंटरनेशनल वर्ल्ड को दिखाने के लिए था, उनको बताने के लिए था कि देखें जी हम कितने मजलूम हैं, देखिए जी हमारे मुल्क में क्या होता है। और जो परसेप्शन गया है ओवरऑल, ये नेगेटिव परसेप्शन जो गया है, ये जो भी परसेप्शन गया है, ये नून लीग की एक साजिश थी। तो इमरान खान साहब तो ऐसा कहते हैं। इन तमाम तर बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है, ये तो हम जानेंगे जब हम किसी पीटीआई के रहनुमा को लेंगे और इस पर मजीद भी बात करेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए नून लीग की गवर्नेंस के हवाले से, तो बैड गवर्नेंस के साथ साथ तरक्याती काम तो जारी ही हैं, और तरक्याती काम जारी हैं जिसके नतीजे में हमने देखा कि कल एक पावर प्लांट का जो है वो इफ्तिताह किया गया वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से। और लेट्स सी कि जितने भी पावर प्लांट हैं, जितने भी इफ्तिताह हैं, उनके ऊपर इंप्लीमेंट कब होगा और पूरे मुल्क से और पाकिस्तान से बिजली के अंधेरे कब जाएंगे। क्योंकि अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि ओगरा की जानिब से समरी दी गई है और अवाम पर एक दफा फिर से ये जो है बम गिरने वाला है कि पेट्रोल महंगा होने वाला है। तो लेट्स सी क्या होने जा रहा है इस हवाले से आज की टॉप स्टोरीज के हवाले से आपको अपडेट करेंगे गुड मॉर्निंग आज में। बिल्कुल जनाब, बस सियासी मंजरनामे पे क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, इस हवाले से तो सबा ने आपको अपडेट किया है। लेकिन इसके अलावा अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से हम कुछ बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आज का दिन बड़ा अहम है, स्पेशली पीपल्स पार्टी के लिए। और उसके पीछे रीजन ये है कि आज उनका 50वां यौम तासीस मनाया जा रहा है, यानी कि आज पीपल्स पार्टी को बने कुल 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और ये दिन पीपल्स पार्टी के लिए इंतहाई खास है। इस हवाले से मुख्तलिफ जो मुकामात हैं मुल्क भर में जगह जगह पर इनके लिए तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है और सब मिलकर बड़ी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उसके अलावा मरकजी सेक्रेटेरिएट में भी जो है वो आज 4 बजे केक कटिंग सेरेमनी होगी और बहुत ही भरपूर तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्लान किया है कि आज के दिन को मनाएंगे। लेकिन इसके अलावा उनका ये भी प्लान रहा है कि हम दिन तो आज मना रहे हैं, लेकिन इस हवाले से जलसा आम जो है वो 5 दिसंबर को करेंगे। तो ओवरऑल वो पूरा एक हफ्ता जो है इस्लामाबाद में ही स्टे करेंगे और वहाँ पर जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होंगी इस हवाले से हम आपको बिल्कुल अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये जलसा जो किया जा रहा है, इस जलसे को बड़ी अहमियत हासिल है। जैसे कि आप जानते हैं कि आगे इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शंस के आने के साथ ही यहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी बन जाएगी कि मुख्तलिफ पार्टीज अपनी इन सरगर्मियों में जो है वो मजीद एक्टिव हो जाएंगी। और इसी तरह पीपल्स पार्टी की जानिब से भी किया जा रहा है, जो कि अगर जलसा इनका कामयाब रहा तो ये राहें बड़ी हमवार हो जाएंगी। पता चल जाएगा कि आगे इलेक्शंस में पंजाब में पीपल्स है। इसके अलावा जनाब अगर आज के दिन के हवाले से आपको मजीद बनाए तो आज वजारत पेट्रोलियम को एक समरी भेजी जा रही है जिसमें अवाम पर पेट्रोल बम गिराया जा रहा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई है, पेट्रोल जो है वो 1.5 रुपये बढ़ा दिया गया है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत जो है वो 15 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ दे दी गई है। तो ये तो एक ऐसी खबर है जो मेरा ख्याल है कि अवाम के साथ हर हफ्ते हर आने वाले महीने में जो है वो उनको इस तरह की कोई ना कोई इत्तला मिल रही होती है, जो कि बड़े अफसोसनाक बात है। इसके अलावा जनाब अगर मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल की बात करें तो आज आपको मुल्क जो है वो बहुत ही चमकता दमकता महकता दिखाई देगा। वो इसलिए जश्न ईद मिलादुन नबी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जगह जगह पर सब्ज हिलाली परचम जो है वो लगाए गए हैं, बरकी कुमकुमों के साथ जो पूरा मुल्क है उसको सजाया गया है। मसाजिद हो चाहे घर हो, अगर आप सड़कों पर निकले तो आप देखिए इतने खूबसूरत और हसीन मनाजिर वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कल तो प्रॉपर एक सेलिब्रेशन का समय है और हम भी आपके साथ मिलकर ईद मिलादुन नबी मनाएंगे। तो ये जनाब बस सारी स्टोरीज और आज दिन भर क्या होने वाला है इन तमाम चीजों के हवाले से आपको मजीद भी आगे चल के अपडेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर शामिल करेंगे हमारी टॉप स्टोरीज। क्या ये जाहिद हामिद ने अपने तौर पर की, क्या ये और किसी ने चुप करके ऐड कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला, या ये एक इंटरनेशनल लॉबी को खुश करने के लिए जिस तरह डॉन लीग्स इंडियन लॉबी के लिए वो सारा किया गया था ड्रामा, अब ये भी सारों को ये खदशा बढ़ता जा रहा है कि ये एक लॉबी को अपने साथ मिलाने के लिए सारी कोशिश की गई है।
कुछ दिनों का वक्फा और कप्तान एक बार फिर सियासी महाज पर सरगर्म। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा क्या हल्फनामे में तरमीम इंटरनेशनल लॉबी को खुश करने के लिए की गई। धरना वालों से फौज मुआहिदा ना कराती तो मुल्क में बड़ा इंतशार हो जाता। इमरान खान ने लगे हाथों फौरी इंतखाबात का मुतालबा भी दोहरा दिया। कतरी शहजादे की पाकिस्तान आमद पर तनकीद। बोले सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार करने वाले अब कैसे आ गए। इमरान खान साहब की जमात उस इलेक्शन एक्ट के तमाम अमल का हिस्सा थी जिसके ऊपर आज ये तकरीर फरमा रहे थे कि पता नहीं कौन सी इंटरनेशनल लॉबी के कहने के ऊपर वो तब्दीली की गई। खान साहब आपने तो अपने क्रिकेट के कैरियर से भी कुछ नहीं सीखा। जिस दिन से आप हारे हैं उस दिन से रो रहे हैं। 4.5 साल का अरसा गुजर चुका है। बेहतर यह है कि आप ही इन 6 महीनों में खैबर पख्तूनख्वा की तरफ तवज्जो दें। कप्तान की तनकीद पर एहसन इकबाल का पलट करवार। बोले इमरान खान बताएं अवाम ने वजीर आजम नहीं बनाया तो इसमें हमारा क्या कसूर। पूरा मुल्क भी इस्तीफा दे दे तो इमरान खान की बारी नहीं आएगी। इन जैसे लोग मुल्क में मायूसी फैला रहे हैं। इमरान खान हमें नहीं मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद वाले चले गए, लाहौर वाले डट गए। चेयरिंग क्रॉस पर धरना छठे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक उठने से इनकार। रास्ता बंद। अवाम को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना। जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिम माँ की। और सरवर कौनैन अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न। करिया करिया नगर नगर चिरागा, गलियां मोहल्ले दुल्हन की तरह सजा दिए गए। दुरूद और सलाम की दुआएं फिजाओं को महकाने लगी। तो जनाब इस हवाले से भी आपको मजीद अपडेट करेंगे कि शहर में आज क्या क्या तैयारियां जारी हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अब शामिल करेंगे हमारी आज की अखबारात की शह सुर्खियां कि उनमें आज क्या खबरें हैं। अखबारों की शह सुर्खियां क्या कह रहे हैं ये तो जरूर आपको बताएंगे, लेकिन धरने वाले चले गए, सियासत अब भी जारी है। जैसे कि पार्टी जारी रहती है उसी तरह हमारी सियासत में ये जवाब दर जवाब का सिलसिला बड़ा जारी है। कभी एहसन इकबाल अपनी तरफ से बयान देते हैं, कभी इमरान खान। हमने देखा कि कल एहसन इकबाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने जो है वो इमरान खान को बड़े आड़े हाथों लिया, बहुत ही सख्त जुमलों का तबादला किया और उनकी जानिब से बारहा ये जो है बात कही गई कि इमरान खान तो इस तरह से अपने मुल्क में चलते हैं जैसे माचिस पकड़कर चल रहे हो कि कहीं पर भी पेट्रोल की बुआ है तो वहां पर आग लगा दें। तो अगर आपको आवाम ने वोट नहीं दिए तो इसमें हमारा क्या कसूर है, जो कि समवेयर बजा भी है। लेकिन इसके जवाब में इमरान खान ने भी जो है वो हमने देखा कि बहुत से बयानात दिए और उनका कहना था कि जनाब धरने वालों से फौज अगर मुआहदा ना कराती तो हालात बहुत बिगड़ सकते थे। मैंने तो 2 रकात नफल भी इसीलिए अदा किए क्योंकि मुल्क की हालात इतने बुरे और बदतर होते जा रहे थे, लेकिन अगर फौज बीच में ना आती तो ये हालात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते थे। तो इस सब पर ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि पूरी आवाम को जो है वो फौज का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ऐसा कहना है इमरान खान का। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एहसन इकबाल साहब अब एक्सपोज हो चुके हैं और इमरान खान ने जो है मजीद ये भी कहा कि इंटरनेशनल लॉबी को खुश करने के लिए ये तमाम तर मुआहदे किए गए थे। तो ये जो बयानबाजी का सिलसिला है ये हमने देखा कि बड़े जोर शोर से जारी रहा, लेकिन सूरत हाल कुछ यूं है कि ये एक सियासत जिस चीज के ऊपर की जा रही है वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अहम मौजू रहा है, जो कि मसला खत्म हो भी चुका है, लेकिन इसके ऊपर जो सियासत की जा रही है वो हमारे पूरे मुल्क के लिए बड़ी नुकसानदेह है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हमारे जो सियासतदान हैं और जो वज़रा हैं उन लोगों को बड़ी ही जिम्मेदारी का जो है जिम्मेदाराना तरीके से इन मामलात को निपटाना चाहिए, ना कि इन चीज़ों के ऊपर सियासत करनी चाहिए। तो ये खबरें जो है वो आज एक्सप्रेस रोजनामा ने अपनी मेन हेडलाइंस बनाई है। अच्छा चले बिजनेस रिकॉर्डर का के बिजनेस रिकॉर्डर में यहाँ पर एक पिक्चर पब्लिश की गई है और यह है कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट एट PQ।
तो हम देख रहे हैं कि नून लीग जहां पर जिन सियासतों से गुजर रही है और जिस दौर से गुजर रही है उसके बावजूद भी अगर सीपैक की बात की जाए तो वो भी जारी है, और अगर इनके मंसूबों की बात की जाए तो वो भी जारी है। गो के कराची में जो ग्रीन लाइन एक प्रोजेक्ट है वो तातुल का शिकार है, जिसके लिए हम गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट भी करेंगे सिंध हुकूमत से कि काइंडली उस प्रोजेक्ट को कंपाइल कराएं, क्योंकि वो बड़ा सुस्त रवि का शिकार है। बिजली घर की यहाँ पर इफ्तिताह किया गया है, उसके लिए यहाँ पर पिक्चर पब्लिश की गई है, और बिजनेस रिकॉर्डर में ही एक और जो लीड है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि नवाज शरीफ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नैब इन एक्शन। तो नैब के हवाले से और जो नवाज शरीफ की जितनी भी समातों के हवाले से वो भी खबर यहाँ पर पब्लिश की गई है। और दूसरा, गवर्नमेंट साउंड्स $5 years सुकूक एट 6 PC, 10 years बॉन्ड एट लो 7 PC। तो ये जो प्राइजेस हैं ये भी सारे मेंशन किए गए हैं। और अगर आज की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर जो जंग की जो मेन लीड्स हैं जिसका मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, यहाँ पर है सस्ती तरीन बिजली बनाने वाले पोर्ट कासिम प्लांट का इफ्तिताह, पैदावार मुल्की ज़रूरियात से बढ़ गई है। अच्छा, जब इन्होंने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया है उसके बाद इन्होंने इजलास भी किया है, उसके बाद इन्होंने बहुत सारी बातें भी की और अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से जिक्र भी किया है कि नून लीग क्या क्या काम कर रही है। अब सोचने की ये ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर ये सोचा जा रहा है, जहाँ पर जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के पास लोग ये रिक्वेस्ट लेकर जा रहे हैं कि जी निगरां वज़ीर आज़म का आप सेटअप बना लीजिए, किसी का नाम मेंशन कर दीजिए, वहीं पर हम देख रहे हैं कि नून लीग की जानिब से ये मंसूबे भी बनाए जा रहे हैं और इन मंसूबों के साथ साथ उनके इफ्तिताह भी हो रहे हैं। तो लेट्स सी आने वाली जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से लेके चलेगी इन तमाम मंसूबों को, क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली यही देखा जाता है कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो पुरानी गवर्नमेंट के तमाम तर मंसूबे कैंसिल कर देती है और इस तरह से कोई भी मंसूबा जो है वो कंपाइल नहीं। ख्याल में इस चीज़ को बड़ा मेंशन करने की ज़रूरत है कि अब 2018 से पहले और 2018 क्योंकि आने वाला है और उससे पहले इस तरह के मंसूबों के जितने भी इफ्तिताह हो रहे हैं तो मेक श्योर कि ये मंसूबे जो है वो कोई भी इफ्तिताह करे लेकिन कंपाइल आने वाली गवर्नमेंट कर ले। अच्छा, जो दूसरी यहाँ पर न्यूज़ है वो है आपकी, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, अनम जिक्र कर चुकी हैं, और एक खबर जिसने कल हम सबको बड़ा चौंका भी दिया, हम हैरान भी हुए, परेशान भी हुए, वो है कतरी शहजादे के हवाले से कि कतरी शहजादे की पाकिस्तान आमद शरीफ फैमिली से मुलाकात। तो जनाब, जब कतरी खत आया था और जब कतरी खत के हवाले से बातें हो रही थी और अदालत की जानिब से वो कतरी खत जो है रद्दी की टोकरी में भी फेंक दिया गया था, तब हम कतरी शहजादे के बारे में बात करते थे कि जी उनका बयान ही रिकॉर्ड कर लिया जाए, जी उनको बुला ही लिया जाए, हमारी टीम चली जाए, लेकिन तब वो नहीं गई। तो जब बुला रहे थे तब तो आए नहीं, और अब आए हैं और ये मुलाकात हुई है, तो अहम मुलाकात इसको तस्वुर किया जा रहा है और इस मुलाकात के हवाले से जो खबर है वो जंग में पब्लिश की है। बिल्कुल जनाब, कतरी शहजादे की आमद के हवाले से कई सवालात खड़े हो चुके हैं और बहुत से लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि शायद नैब या एहतसाब अदालत में इनकी मदद के लिए भी यहाँ पर आए हैं। मुलाकातें जो अहम की जा रही हैं, डेफिनेट सी बात है, हमारे वज़ीर आज़म इस वक्त शाहिद खान अब्बासी हैं, लेकिन मुलाकात शरीफ फैमिली से हो रही है। वजह क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। एनीवे, यहाँ पर अगर कुछ दीगर खबरों की हम बात करें और उस हवाले से आपको आगाह करें तो यहाँ पर एक खबर जो कि हम आपको अभी अपने मैं स्टार्ट में भी बता रही थी कि इस्लामाबाद में जलसा होने जा रहा है 5 दिसंबर को पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो जो भी बैनर्स लगाए गए हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से इस्लामाबाद के अंदर, तो वो तमाम तर बैनर्स हटा दिए गए हैं। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी को बहुत से खदशात हैं और वो कहती है कि जी नून लीग की ये साजिश है कि वो हमारे यहाँ पर बैनर्स नहीं लगाने दे रही, हमें हमारे जमहूरी हक का जो इस्तेमाल है वो नहीं करने दे रही। तो ये शिकवे उनकी जानिब से किए जा रहे हैं और ये जलसा अब जो किया जाएगा ये बड़ा ही अहमियत का हामिल है इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए भी। उसके अलावा अगर कुछ दीगर खबरें शामिल करें तो उसमें स्पोर्ट्स की एक खबर जरूर शामिल करना चाहूंगी। ऑफ स्पिनर सईद अजमल जो है उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर लिया है। जो अभी रिसेंटली रावलपिंडी में मैच हुआ था वो उनका आखिरी मैच था, लेकिन उनका ये भी कहना है कि बैरून मुल्क जो भी T20 लीग्स होंगी उनमें मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। तो एक वो हमारे स्पिनर हैं सईद अजमल, उनको खैराबाद बाकी क्रिकेटर्स की जानिब से भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया और हम भी उनकी क्रिकेट के लिए तमाम खिदमात के लिए खराज तहसीन उन्हें पेश करना चाहेंगे। स्पोर्ट्स के हवाले से यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करना और मेंशन क्या करना है वो ये करना है कि आज जो है वो हमारे यहाँ T20 का फाइनल खेला जाएगा और फाटा के हवाले से बात की जाए तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फाटा जो है इस तरीके से आगे आएगी, लेकिन खैर वो हार गई है, उसको लाहौर ब्लूज ने हरा दिया है। लेकिन फिर भी फाटा के लिए, फाटा की टीम के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, आप आगे भी ऐसे ही खेलते रहिए और देखते हैं कि आज फाइनल में जो है वो मैदान कौन मारेगा। तो ये तो थी तमाम तर वो खबरें जो हमने आपके साथ में शेयर की, इनके हवाले से तज्ज़िये और तबसरे भी लेंगे, पॉलिटिशियंस भी हमारे साथ होंगे। लेकिन अभी चलते हैं हमारे शहरों की जानिब और जानते हैं कि आज इस्लामाबाद में क्या सियासी और समाजी गैर सरगर्मियाँ होने जा रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं ओवरऑल हमारे मुल्क में जो जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तैयारियाँ जारी हैं। तो उस हवाले से आपको बताते हैं कि तमाम बिल्डिंग्स को अगर आप देखें, सरकारी हों, गैर सरकारी हों,
जो भी बिल्डिंग्स हो उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो सजाया गया है। और मेरे ख्याल में आज रात को जो है वो चिरागा भी होगा और दुरूद सलाम की महफिल भी सजाई जा रही है। मैंने आज जाके घर सजाना है, इसीलिए मैं सुबह मेकअप रूम में कह रही थी कि मैं जो है ना आज शो के बाद फौरन से चले जाऊंगी। मेरा ख्याल है जगह जगह पर जो चिरागा किया जा रहा है, इवन मैं जब अपने घर जा रही होती हूँ तो रास्ते में पहले पूरे माह से हम देख रहे हैं कि जैसे ही फर्स्ट रिव्यू लेवल आया उसके बाद से ग्रीन लाइट्स लगाना शुरू कर दी थी। तो मैं नोट करती हुई जाती थी, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन आप लोगों ने बाकायदा तौर पर अपने घर पूरे दुल्हनों की तरह सजा दिए हैं। और मेरा ख्याल है कि हर बच्चा पाकिस्तान का, हर मुसलमान बच्चा जो है वो ये चीज जानता है कि जब ये समा बनता है तो कुछ लोग पहाड़ियां भी बनाते हैं, कुछ लोग अपने घर भी सजाते हैं, तो बड़ा ही खूबसूरत से समा जो है पैदा हो जाता है। तो ओवरऑल जो ये समा बन चुका है, इस हवाले से हम आपको दिखाएंगे भी, हमारे नुमाइंदों से भी जानेंगे कि कहां पर किस तरह से मसाजिद को सजाया गया है। लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद मुख्तलिफ शहरों का रुख भी करेंगे। सो स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे और जानेंगे कि वहां पर क्या अहवाल है, आज के दिन के हवाले से क्या क्या तैयारियां की गई हैं और साथ ही साथ आज कौन कौन सी सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां होने जा रही हैं। सबसे पहले रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां पर नुमाइंदे हमारे मौजूद हैं अली फुरकान। मजीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। जी अली फुरकान, बताइएगा इस्लामाबाद में आज क्या क्या एक्टिविटीज हैं, कौन से मेगा इवेंट्स हैं और शहर को किस तरह से सजाया गया है। जी पहले तो अदालतों के हवाले से अगर बात करें तो अदालतों में आज जो है कुछ अहम केसेस हैं, जिसमें एक लापता अफराद के हवाले से है। फैज़ाबाद में जो धरना था उस हवाले से भी आज समाअत है सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ साथ इंतहाबी इस्लाहात बिल के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस केस की समाअत होगी। और अगर इसके अलावा बल्दियाती निज़ाम जो है वो तो अगरचे इस्लामाबाद में आ चुका है, मेयर और डिप्टी मेयर और यूनियन कौंसिल के जो चेयरमैन हैं वो भी काम करें, लेकिन जो अपोजिशन के चेयरमैन है यूसी के, वो आज इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं इस सिस्टम के खिलाफ। उनको जो इख्तियारात नहीं दिए गए और एक अलामती जनाजा जो है वो बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जो है आज पढ़ाया जाएगा मेयर ऑफिस के बाहर। इसके अलावा जो गुज़श्ता रोज़ सानिया हुआ था इस्लामाबाद में IIT इमाम बारगाह में, जो 2 लोग शहीद हुए, उनकी नमाज जनाजा जो है वो आज यहाँ पे हो रही है। शेख रशीद जो है वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो इस्लामाबाद की जितनी भी बड़ी इमारतें हैं सरकारी और जितनी जो है बाज़ार हैं वो सजा दिए गए हैं। रात को यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत जो है वो मंजर जो है वो देखने को मिलता है। बैनर्स जो है वो आवेज़ा किए गए हैं जिनके ऊपर ईद मिलादुन नबी के हवाले से और हुजूर अकरम की जो अकीदत है उसके इजहार के लिए उसमें तहरीर जो है वो लिखी गई हैं। तो भरपूर अंदाज में जो है वो शहर को सजा दिया गया है। मरकज़ी जो वजारत मजहबी उमूर की जानब से कॉन्फ्रेंस है, आलमी सीरत कॉन्फ्रेंस, वो 2 दिसंबर को यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक्कद होगी। मुल्क भर से और बैरून मुल्क से अहम जो मजहबी स्कॉलर्स हैं वो उसमें शिरकत करेंगे और इस दिन के हजूर की आमद और इस हवाले से हजूर ने जो तालीमात दी हैं एक इस्लामी निज़ाम हुकूमत में जो उलमा का किरदार है, इस उन्वान से इस साल इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद किया जा रहा है। कन्वेंशन सेंटर अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद में क्या क्या समाजी और गैर सरगर्मियाँ होने जा रही हैं और साथ साथ शहर को भी बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो सजाया गया है। आगे बढ़ते हैं और रुख करेंगे तारिक खान का, जो कि मौजूद होते हैं लाहौर में, और लाहौर की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और वहाँ कौन कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं, इस बारे में हमें तफसील से आगाह कर रहे हैं तारिक खान। बताइए क्या सूरत हाल है इस वक्त लाहौर में। जी लाहौर में जो है सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे एक धरना जो है चेनी क्रॉस पे वो जारी है, 6ठा रोज़ है आज उस धरने का। और फैज़ाबाद में जो धरना था उसके सारे एकजहती के लिए धरने शुरू हुए थे, लेकिन ये धरना जो है आज 6ठे रोज़ में दाखिल हो गया क्योंकि वहाँ पे जो मुज़ाकरात हुए और जो मामला तय पाए, यहाँ के जो सरबराह हैं आसिफ जलाली साहब, उन्होंने उनको मारने से इनकार कर दिया और उन्होंने कुछ मज़ीद डिमांड जो हैं वो रखी हैं कि जब तक वो पूरी नहीं होती वो तब तक अगर यहाँ से नहीं उठेंगे तो ये चौक ब्लॉक है, जिसकी वजह से लोगों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो हमारे पास कुछ इवेंट्स जो मज़ीद वो हैं कि एक जो पुलिस की जो है उनकी परेड है और उस हवाले से वहाँ पे नए रिक्रूटमेंट्स जो हुई हैं उनके हवाले से है। और 12 रबी अव्वल है कल और उस हवाले से जो तकरीबात हैं उनका आगाज़ आज से शुरू हो जाएगा। लाहौर में जगह जगह जो हैं वो इमारतें जो हैं वो चरागा की जा रही हैं और मशल बरदार जुलूस जो हैं वो भी आज रात को
और निकाले जाएंगे। इस हवाले से तारिक खान ये भी बताएगा कि लाहौर में अक्सर हम देखते हैं कि कैनाल रोड को बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है, क्या वहां पर भी सजावट हो चुकी है? बिल्कुल ऐसे ही है। किनार रोड जो है वो रात 2 दिन पहले से ही सजाया गया था, क्योंकि रात मेरा खुद वहाँ से गुजर हुआ तो बड़ा खूबसूरत लाइटिंग की हुई है, रंग बिरंगी कलरफुल लाइट्स लगी हुई हैं। और जो ट्रैवलिंग है, अगर आप किनार रोड पे ट्रैवल करें तो आपको एक बहुत खूबसूरत नज़ारा जो है वो मंजर देखने पेश को करता मिलता है किनार रोड। जी बिल्कुल, तारिक खान लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात कर लेते हैं सियासी पैरामीटर्स के हवाले से, और अब कुछ बात करेंगे इमरान खान के हवाले से, लेकिन उससे भी पहले हमारे पास यहाँ पर आ गया है एक ब्रेक, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग आज। बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और हम कुछ बात करेंगे इमरान खान के हवाले से, जो कि उन्होंने कुछ बातें की हैं नून लीग के हवाले से, कि किस तरीके से नून लीग जो है इस धरने के पीछे थी, उनके सियासी क्या मकासद थे और वो किसको खुश करना चाहते थे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के रहनुमा हैं सिद्दीक अल फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। सर, इमरान खान साहब ने फिर एक दफ़ा तनकीद की है और बड़ी खुलकर इस दफ़ा बोले हैं, बड़ी खुलकर इस दफ़ा बातचीत की है। आप क्या कहेंगे उनके इस बयान के ऊपर कि इंटरनेशनल ग्लोबली जो है वो खुश करने के लिए तमाम जो है वो धरना और इसके पीछे जो भी मकासद थे वो नून लीग के थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के साथ सियासी ताल्लुकात की बजाय दुश्मनी बना ली है। उन्हें अपने गिरबान में झांकने की तौफीक नहीं होती और वो अच्छा बुरा जो भी कोई काम करे मुस्लिम लीग नून, उन्हें वो बुरा ही नजर आता है। पहली बात तो ये है कि ये जो भी तरमीम एक लफ्ज की हुई थी, उस कमेटी में तहरीक इंसाफ शामिल थी। उस पार्लियामेंट की उस कमेटी में तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, तमाम सियासी पार्टियां, और उनके इत्तेफाक राय से एक लफ्ज की तब्दीली हुई थी अंग्रेजी के लफ्ज में, और उसमें यानी सॉलमली डिक्लेयर आगे ये कि मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियान को जो है वो नबी नहीं मानता, रसूलुल्लाह से आखिरी नबी हैं, जो बाकी सारी बातें वैसे ही थी। और उस पे जब ये कहा कि नहीं ये तो वो इस्लाह हो चुकी, और कुरान पाक में अगर सूरह बकरा पढ़ें आयत नंबर 160 है कि अगर वो लोग, अल्लाह ने फरमाया, मैं तर्जमा ठीक है, ताबू, मैं एक लम्हा ये जरूरी है क्योंकि मसला ऐसा है, वासले हु वबयन, कि वो तौबा करें, इस्लाह कर लें, और उस इस्लाह का वो नजर आनी शुरू हो जाए, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं मैं उनकी तरफ रुजू करता हूँ और मैं माफ करने वाला और रहम करने वाला हूँ। बिल्कुल ठीक। सदीक अल फारूक साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त इमरान खान के जो बयानात हैं वो हम अपने पहले नाज़रीन को सुना दें, फिर मजीद इसकी बात करते हैं। 2 दफा लॉ मिनिस्टर ने असेंबली में कहा कि कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, और जब फिर ये सारा कुछ जब एकदम चीज फटी तो कोई इसको डिफेंड करने वाला नहीं था। प्राइम मिनिस्टर जब वो सारा कुछ इंतशार हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर बजाय मुल्क को लीडरशिप दे, वो जाके रायवन में कदमे में बैठ गया एक करप्ट नाहल प्राइम मिनिस्टर के। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये फौज ना ये समझौता करवाती, इस मुल्क पे इतना बड़ा इंतशार आ रहा था, हम सबको खौफ आया हुआ था। मैंने 2 नफल पढ़े सुबह उठ के जब पता चला कि ये मसला हल हो गया। ये बड़ा सीरियस मसला फैलने लगा था कि कौन जिम्मेदार था इसका, किसने ये कानून चेंज करने की कोशिश की। क्या ये जाहिद हामिद ने अपने तौर पे की, क्या ये और किसी ने चुप करके ऐड कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला, या ये एक इंटरनेशनल लॉबी को खुश करने के लिए, जिस तरह डॉन लीग्स इंडियन लॉबी के लिए वो सारा किया गया था ड्रामा, अब ये भी सारों को ये खदशा बढ़ता जा रहा है कि ये एक लॉबी को अपने साथ मिलाने के लिए सारी कोशिश की गई है। और मैं आज नैब को कहना चाहता हूँ कि ये जो एहसन इकबाल नून लीग का अरेस्टो, इसका भी जरा चेक करें, इसका भी काम है सऊदी का, इसका भी पता चलेगा कौन सी कंपनीज है। चले से इमरान खान ने क्या कुछ कहा ये तो आप लोगों ने सुना ही है। इस वक्त सदीक अल फारूक साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सदीक साहब, आपने भी मेरा ख्याल है सुन लिया होगा कि इमरान खान का क्या कहना है। वो तो इंटरनेशनल लॉबी को खुश करने का इल्जाम भी लगा रहे हैं, क्या कहेंगे उनके इस बयान पे? मैं ये अर्ज करूंगा कि अब चूंकि वो इमरान खान साहब ने इतनी लंबी चौड़ी बातें की हैं,
तो इंटरनेशनल लॉबी अगर होगी तो इनकी होगी, क्योंकि इन्होंने लंदन में जब मेयर के इलेक्शन हुए तो मुसलमान उम्मीदवार की बजाय यहूदी उम्मीदवार को सपोर्ट किया और उसकी मुहिम चलाई इन्होंने जाके। ये इसका पहले तो जवाब दें कि इन्होंने मुसलमान उम्मीदवार के मुकाबले में यहूदी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम क्यों चलाई। फिर उसके बाद आप आ जाइए इनके अपने KPC में, इन्होंने बहुत बात करप्शन की करते हैं, वहां बताएं ये खुद कह चुके हैं कि हम नाकाम हो गए हैं। और अभी इन्होंने फिर ये कहा चंद दिन पहले या एक महीना पहले कि शुक्र है हमें मरकजी हुकूमत नहीं मिली, वरना मरकज का भी हाल वही होता जो KPK में है। तो जो आदमी अपने मुंह से अपनी नाकामियां तस्लीम करता है वो दूसरे पर क्यों उंगली उठाता है। हमारी हुकूमत से तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कराची का अमन बहाल किया, हमारी हुकूमत ने तो जो बिजली की लोड शेडिंग थी उसको बहुत हद तक हल कर लिया, दहशतगर्दी का मामला हल किया, CPEC बेशुमार बातें हैं, इन्हें कोई चीज नजर नहीं आती। अब अगर फर्ज करें ये बैनुल अक़वामी साजिश खुदा न खास्ता है भी, तो फिर उसमें ये शामिल है, खुद तहरीक इंसाफ शामिल है, फिर पीपल्स पार्टी शामिल है, फिर बाकी सारी पार्टियां शामिल है। ये गलत बात है। एक बड़ी कोशिश से, एक नेकनियती से कोई काम करने की कोशिश की गई, उसमें एक छोटी सी गलती, और चूंकि वो मजहबी मामलात से मुताल्लिक है, लोग इस मामले में बड़े हसास होते हैं, वो मामला 1.5-2 महीने के बाद इधर उधर से पुश करके उसके पीछे भी कुछ लोग उन्होंने ये किया, उसकी इस्लाह हो गई। मैं फिर अर्ज करूं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात माननी है या मैं इमरान की मानूंगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जब तौबा कर लो, इस्लाह कर लो और वो नजर आ जाए कि आपने कर ली, वो तरमीम ठीक कर ली गई, अब उसके बाद अल्लाह माफ फरमाते हैं, तो ये कहते हैं हम नहीं माफ फरमाते, ये अल्लाह से आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो ये तो ना करें। अच्छा सर, अगर बात की जाए नून लीग के हवाले से, तो धरनों के हवाले से जो भी इमरान खान साहब ने कहा वो हमने आपको सुनवाया भी, और वो इंटरनेशनल लॉबी का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कल की खबर देखें, कतरी शहजादे के हवाले से बात करें, तो इस हवाले से भी नून लीग को तनकीद का काफ़ी निशाना बनाया जा रहा है कि जी जब ज़रूरत थी तब तो वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन कल की मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो धरने की बात है, तो धरना पहले कुछ 4.25 महीने का इमरान खान ने दिया, यहाँ शो जो लगाया। सर वो तो यही कहते रहे कि जब नून लीग मेरी बात नहीं मानेगी तो फिर मुझे धरना देना पड़ेगा। मैं फिर पूछता हूँ, इनकी बात क्यों माने? इनकी बातें तो इनके अपने पसंद के जज के सरबराही में जो अदालती कमीशन बना उन्होंने मुस्तरद कर दी। इनका तो काम शर है, फसाद है, और शर और फसाद इन्होंने किया, और आप दूसरे अंदाज में ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अच्छा कतरी शहजादे का मुझे देखिए, कतरी शहजादे का मुझे, मैं इस वक्त अपने इदारे के कॉलेजों स्कूलों का विजिट कर रहा हूँ। अच्छा। अभी अखबार मैंने पढ़े नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि कतरी शहजादे का क्या मामला है। सर कल वो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ आए हैं, उनको बाकायदा प्रोटोकॉल दिया गया है, उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। उस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं सर? कतरी वजीर खारजा पहले भी आए थे। बात यह है कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में ईरान और उसके साथी और कुछ दूसरे लोगों में जो मुसलमान ही हैं उनमें कुछ झगड़ा और तनाज़ा बन रहा है। अमेरिका किसी की पुष्टपड़ाई कर रहा है, किसी की कोई और कर रहा है, हम इस झगड़े में नहीं पड़ते। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे, हम सालसी की कोशिश करेंगे। इस हैसियत में नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म सऊदी अरब भी गए थे और ईरान भी गए थे और कतर से भी मामलात करने की कोशिश की। अब सऊदी हुक्मरान भी कह रहे हैं कि कतर से मामलात भी ठीक हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब का जो अपना तरीका था, जो उनकी सोच थी, जो उनकी पॉलिसी थी, वही ठीक थी। हमें मुसलमानों को इकट्ठा करना है। देखिए सुने, अल्लाह ताला का हुक्म है वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, कि अगर मुसलमानों में से 2 ग्रुप आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह कराओ, ये अल्लाह का हुक्म। बिल्कुल बेशक सुलह करानी चाहिए सर, ये बहुत एक अच्छा अमल है और हम तो यही चाहते हैं कि जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं और जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके अंदर एटलीस्ट इतनी मुफाहिमत हो कि वो मिलकर बैठे एक पेज पर पाकिस्तान के लिए बैठे। एक बात और कहना चाहूंगा। जी सर बिल्कुल। देखिए हमारा दुश्मन जो है वो छुरियां तेज करके हमारे लिए घात लगा के बैठा हुआ है और हम उसके मकसद पूरे करने के लिए आपस में इंतशार पैदा कर रहे हैं।
ठीक है, तो शायद बात करें सर आप कि हम भी ये तो हम चाह सब रहे हैं कि मिलकर ये सक्सेस वक्त नहीं हो ऐसा रहा है जिसपे धरना खत्म हो चुका है, लेकिन इस धरने के ऊपर सियासत ना की जाए। मौजू जो है वो बहुत सेंसिटिव है। बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब, आप हमारे साथ थे और ओवरऑल इस धरने की तमाम तरह पर बातचीत कर रहे थे। और बाकी में बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसके ऊपर तमाम जो हमारे वज़रा हैं, तमाम सियासी पार्टी के लीडरान हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी का जो है मुजाहिरा यहाँ पर करना चाहिए, ना कि सब पर सियासत अपनी चमकानी चाहिए। एनीवे जनाब, जो सियासी गर्मी चल रही है उस हवाले से तो हमने बात कर लिया है, लेकिन इस ठंडे ठंडे मौसम के अंदर कुछ गरम गरम चीज़ों की बात ज़रूर हम कर, जैसे कि मूंगफली, जैसे कि काजू, जैसे कि हमारे तमाम ड्राई फ्रूट्स, जिनकी मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। लेकिन फिर भी लोग जो है वो खाते हैं, और स्पेशली काजू के हवाले से तो लोग ये कहते हैं कि काजू इतना गर्म होता है, इसकी हिफाजत इतनी अच्छी होती है कि अगर आप इसको सर्दियों में खाएंगे तो आपको मतलब ज्यादा ठंड भी नहीं लगेगी, और ओवरऑल जो आपका जिन लोगों को काजू बड़ा अच्छा पसंद है, रहेगा। जिन लोगों को काजू पसंद है, उनको हम ये पैकेज दिखाने जा रहे हैं, तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। सर्दियों की आमद के साथ ही घरों में खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। सर्दियों में मौसमी असरात से बचाव के लिए ये बहुत मुफीद हैं। खुश्क मेवाजात में एक खुश जायका मेवा काजू भी है। जिन ममालिक में काजू काश्त किया जाता है उनमें वियतनाम, भारत, नाइजीरिया और ब्राजील शामिल हैं। इसके दरख्त की बुलंदी 10 से 12 मीटर होती है। इसके शाखों से 4 अंगिश टोपी जैसी निकलती है। फिर इसमें फल लगता है जिसकी पेंदी चौड़ी, जबकि सर पतला और बेनोक होता है। खाने में बादाम से मुशाबिहत रखता है, यही काजू कहलाता है। काजू में सेहत बख्श ना जमने वाली चिकनाई, मैग्नीशियम और तांबा होता है, जो हमें दिल की बीमारियों से बचाता है और हड्डियां मजबूत करता है। काजू में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो खून में मौजूद इंसुलिन को उज़लात की कलियों में जज्ब करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। काजू डिप्रेशन से बचाव का भी है बेहतरीन इलाज, और डिप्रेशन से बचाव के लिए बनाई जाने वाली बेशतर अद्वियात में किया जाता है काजू लाजमन इस्तेमाल। एक तहकीक के मुताबिक काजू में मैग्नीशियम और पोटेशियम की मिकदार काफी ज्यादा होती है, जो इंसानी जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद है। मैग्नीशियम दिल की धड़कन को मुस्तहकम रखने में मदद देता है, जबकि सेहतमंद हड्डियों, दानों, आसाबी निजाम और आंतों के लिए भी अहम है। काजू की बर्फी बरसगीर की पसंदीदा मिठाई है, जो मुख्तलिफ मौक़ों पर घरों और दुकानों में तैयार की जाती है। चलिए जनाब, आपको पता चल चुका होगा कि सर्दियों में गर्म रहने के लिए काजू कितना अहम है, और स्पेशली जैसे कि अभी इस स्टोरी में भी आप देख रहे थे, इस पैकेज में भी देख रहे थे कि काजू से बनाई हुई, चाहे वो हलवा जात हो, चाहे वो मेवा जात के अंदर आप वो अगर कहते हैं ना, वो जो काजू की स्पेशली बर्फी होती है, वो अगर आप खाएं तो वो भी बड़ी मुफीद होती है। तो ओवरऑल सर्दियों की बड़ी सौगात है, एंड आई होप कि आप लोगों को आज की स्टोरी भी बड़ी पसंद आई होगी। चले जी, आगे क्या करने जा रहे हैं हम? मेरा ख्याल है कि अब कुछ ड्राई फ्रूट्स के हवाले से ही आपको बताते हैं। एक खातून है जो कि ये कारोबार भी कर रही हैं और इसी तरह ड्राई फ्रूट्स को सेल कर रही हैं। उन खातून की कहानी जानते हैं कि वो किस तरह इस मुश्किल दौर के अंदर अपने घर को चलाने के लिए ये काम अंजाम दे रही हैं। हम तो अभी 25 साल हो गया, हमारे बाप दादा इधर बहुत काफ़ी अरसों से गए। मैं तो बचपन से अपनी अम्मी के साथ आती थी, आज अम्मी चली गई, आज अपना करके लगा रहे हम लोग। शो भी यही काम करते रहते, फेरी लगाते सारे। हो जाता है, कभी होता है, कभी भी नहीं भी होता है। इतना बड़ा पूरा बाजार लगा पड़ा है तो नसीब का रोज है। गर्मियों में भी बैठे रहते हम लोग की ये पक्का ठीक है, साल के 12 महीने यही काम करते हैं। हमारे के कस्टमर बने हुए होते हैं, अल्लाह का शुक्र है, रोजी दे देते कहीं ना कहीं से। इंडिया से खाली काजू आता है, सारा मेवा पाकिस्तान का ही इधर ताज़ा फ्रेश होता है। अपन मुल्क का बहुत अच्छा मेवा है। सब्जी दाल पक्का के गुजारा कर लेते, कभी कभार गोश्त मच्छी खा लेते, क्या करें। अपन यहाँ की गवर्नमेंट हमारा गरीब का कौन सुनता है। हम लोग 50-60 साल से बैठने वाले, हमारे बाप दादा इधर बैठ के मर गए। ख्याल तो आवे, इधर की हुकूमत सोचे, हम ख्याल कर सकते, कोई बना थोड़ी सकते। हम लोग गरीब लोग के यहाँ हैं, वही है। हमारे बाप दादा ही कर करके मर गए, तो हम क्या कोशिश करें। हमारे सारे बिरादरी के सारे बच्चे अच्छे पढ़ते हैं। ये पाकिस्तान हमारा वतन बहुत अच्छा, हम बहुत आज़ादी से अपना हित बनाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज।
तो जनाब अब आपको बताएंगे कि इमरान खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने कप्तान पर पलटकर वार किया। उन्होंने इमरान खान को सख्त जवाब दिया और कहा कि इमरान खान हर वक्त तीली लेकर पेट्रोल की तलाश में रहते हैं, लेकिन वो अपने मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि 4.5 साल गुजर गए लेकिन उनका रोना धोना खत्म नहीं हुआ। उनका कहना था कि अगर आईनी तरमीम इंटरनेशनल लॉबी के कहने पर हुई तो इमरान भी इसका हिस्सा है। इमरान खान साहब की जमात उस इलेक्शन एक्ट के तमाम अमल का हिस्सा थी जिसके ऊपर आज ये तकरीर फरमा रहे थे कि पता नहीं कौन सी इंटरनेशनल लॉबी के कहने के ऊपर वो तब्दीली की गई। अगर किसी इंटरनेशनल लॉबी के कहने पे वो तरमीम की गई तो आप भी उसी इंटरनेशनल लॉबी का फिर हिस्सा हैं। आपकी सियासत के उस्ताद हैं शेख रशीद साहब, उनको मुस्लिम लीग नून ने अपना एक नुमाइंदा हटा के उनके लिए जगह बनाई, वो भी उस कमेटी में शरीक है। हकीकत यह है कि आपने भी आज पाकिस्तान की सियासत के वो सारे करप्शन के मगरमच्छ अपनी छतरी के नीचे जमा कर लिए, तो आप किस मुंह को या मुस्लिम लीग नून की क़यादत को करप्शन के ताने देते? ये जमहूरियत का मिजाज नहीं है और ये उस लिबरलिज्म की नफी है जिसका आप प्रचार करते हैं कि मैं बड़ा मगरब में रहा और मगरब में मैंने ये सीखा और वो सीखा। खान साहब, आपने तो अपने क्रिकेट के कैरियर से भी कुछ नहीं सीखा। जिस दिन से आप हारे हैं उस दिन से रो रहे हैं। 4.5 साल का अरसा गुजर चुका है। बेहतर यह है कि आप भी इन 6 महीनों में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरफ तवज्जो दें। 4.5 सालों में आप नए पाकिस्तान का एक खिड़की या एक दरवाजा भी नहीं बना सकते। खान साहब जो है वो तानेबाजी में लगे हुए हैं और खान साहब जो है ये वो फसादियों की तरह माचिस लेके हर वक्त इस सू में रहते हैं कि कहीं कोई पेट्रोल की मुझे बू आए तो मैं वहां जाके आग लगाऊं। खान साहब ग्रो अप। क्या हुआ? 2 नफल शुक्राने के पढ़े मैंने। खान साहब, जब आपका धरना खत्म हुआ था तो कौम ने 100 नफल शुक्राने के पढ़े। एहसन इकबाल की बातें आपने सुनी है। सारी सूरत हाल में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीटीआई के रहनुमा आरिफ अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि फरमाइएगा, कतरी शहजादे हमद जासिम साहब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों से मुलाकातें की हैं। आप कैसा देखते हैं उनकी इन मुलाकातों को? क्योंकि जब पैनामा लीक्स की बात थी और समातें चल रही थी तब तो वो आए नहीं थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान आए हैं जब शरीफ फैमिली मुश्किल में है। तो क्या लगता है आपको, शरीफ खानदान की मुश्किलात में कुछ कमी आएगी? कुछ हल करने के लिए तो नहीं आए वो? ये कोशिश कर रहे होंगे मुश्किलात हल करने की, मगर ये या इनका खानदान अब नवाज शरीफ की कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा। जब इन्होंने ख़त बनाया था, अगर इतने ही एफिशिएंट होते तो जो जाली ख़त बनाया था उसमें कोई वज़न होता, वो ख़त भी बिल्कुल बेकार सा बनाया और एक बगैर किसी डॉक्यूमेंट के लाकर कतरी ख़त दिखा दिया गया। अगर उसमें सच्चाई होती तो नवाज शरीफ साहब और उनके हवारी उसके बाद भी ये कहते रहते, फैसले के बाद भी, कि जी हमने तो सबूत दिया था कतरी खत का, मगर मजाल है जो इनके मुंह पर कतरी खत का जिक्र आया, तो कतरी खत तो सारा फ्रॉड था। अब ये कोशिश करके भी नवाज शरीफ को अब कोई नहीं बचा सकता। नवाज शरीफ साहब ने जितने झूठ बोले हैं, जितने झूठ तहकीकात के एतबार से डॉन लीक्स में बोले गए, मॉडल टाउन मैसेकर के अंदर जो लोग मारे गए उसके अंदर बोले गए, जो राजा जफरुल्लाह साहब की कमेटी की रिपोर्ट अगर ये ओपन कर देते तो ये मामलात नहीं आते। ये मुसलसल झूठ की कार्रवाई जो है ये चल नहीं सकती ज़्यादा दिन। तो नवाज शरीफ को ये जो कतरी शहजादे हैं और इनका खानदान अब इनको बचा नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि इनको बचाने भी आए हो, मगर कोशिश तो जारी होगी इस बात की। ठीक है, कतरी शहजादे हमद बिन जासिम कराची भी आए और देखा कि शायद खकान अब्बासी के साथ मंसूबों का इफ्तिताह भी किया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि एक तरफ तो वो मरकजी क़यादत से भी मिल रहे हैं, दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकातें हो रही हैं। सर, क्या कोई डील तो नहीं होने जा रही? कोई फिर अगर ऐसा हुआ और कोई डील हुई तो पीटीआई का अगला स्टांस क्या होगा? एक दफा से फिर पीटीआई इस बारे में एहतजाज करेगी और एनआरओ के हवाले से फिर उठ खड़ी होगी? कोई डील ऐसी नहीं हो सकती जो सुप्रीम कोर्ट पर या नैब की तहकीकात पर असरअंदाज हो। कोई कागज ऐसा कुक नहीं किया जा सकता जो इंग्लैंड के अंदर, जिसके अंदर ये दिखाया जा सके कि एवन फील्ड अपार्टमेंट जो है वो खतरी शहजादे ने लिए थे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन इनको दिखानी पड़ेगी। कोई डील नहीं कर सकते। अवाम, आपने देख लिया, डीलों के लिए अब तैयार नहीं है और ये मुसलसल ये बात कहते रहे थे कि जी अवाम हमारा एहतसाब करेंगे। और मैं हमेशा टेलीविजन पर और हर जगह ये कहता था कि ये मत कहो, क्योंकि अगर अवाम ने
मुजरिम होने के एतबार से मुलजिम को मुजरिम बनाया, तो फिर वो सड़क पर जो एहतसाब होता है वो अवाम का बड़ा खतरनाक होता है। और पिछले दिनों आपने देख लिया होगा कि सियासत ने खतरनाक मोड़ अख्तियार किया जब मिनिस्टर्स को राह चलते और मिनिस्टर्स के घरों पर हमला हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि अब इनको ये अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि अवाम इनका एहतसाब करेंगे। इनका एहतसाब बड़ा सख्त होगा, कोर्ट्स को इनको करने देना चाहिए। कोर्ट्स के अंदर इनके कोई कागज हो तो खुदा के वास्ते दिखा दें। कोर्ट बार बार इनसे मांगता रहा, नेशनल असेंबली की 2 तकरीरों में झूठ बोला, PTV की तकरीर में झूठ बोला, पहली अदालत जो जमाली साहब की थी उसमें झूठ बोला। ये सब मौके मिले, चौथा मौका मिला इनको सच बोलने का। फिर जो सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच बैठी खोसा साहब के साथ, उसमें ये कोई कागज नहीं ला सके, JIT में कोई कागज नहीं ला सके। अब नैब 7वां मौका इनको मिल रहा है, और अगर अवाम के सामने कोई अपना एहतसाब हिसाब नहीं दे सकेंगे तो होगा। अच्छा सर, आप अच्छा सर ये बताएगा, कुछ अब जरा धरने की भी बात कर लेते हैं। और तकरीबन 20-22 रोज से ये जो है वो धरना जारी है। सूरत हाल हमने देखी कि आवाम को इससे काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है। इस्लामाबाद के हवाले से बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी सबके सामने हैं। उन्होंने तो ये कह दिया था वाज़ेह तौर पर सब कुछ। तो ये बताएगा कि बड़े बड़े दावे करने वाले एहसन इकबाल इस सारी सूरत हाल में आपको कहाँ दिखाई देते हैं? एक रोज पहले तो नवाज शरीफ ने भी उनके भी क्लास लिए, हमने देखा रिसेंटली। तो चौधरी निसार साहब भी जो है वो भी उन पर तनकीद करते हुए दिखाई दिए। आप क्या समझते हैं कि एहसन इकबाल ने जिस तरह से सारे मामले को डील किया है, क्या वो इस वजारत के अहल रह गए हैं? जी, मैं तो नहीं समझता हूँ एहसन इकबाल इस वजारत के काबिल है। मैं नहीं समझता हूँ इसहाक डार साहब इस वजारत के काबिल हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि अब्बासी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ, अच्छा। ये जो धरना हुआ, इसके अंदर मैंने धरने के 5वें या 6ठे दिन ये कहना शुरू कर दिया था कि जाहिद हामिद साहब इस्तीफ़ा दें, और इस्तीफ़ा इस वजह से दें कि इनकी मिनिस्ट्री के अंदर ये काम हुआ। ये ज़रूरी नहीं है कि जाहिद हामिद साहब ने किया हो, और यही कहकर इस्तीफ़ा दे दें कि जी क्योंकि मिनिस्ट्री का मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने नहीं किया मगर इस्तीफ़ा मैं दे रहा हूँ। अगर ये कर लेते तो इज़्ज़त के साथ हट जाते, अलग हो जाते। उसके इन्होंने वो करना नहीं चाहा, क्योंकि ना नवाज शरीफ साहब के हम इस्तीफ़ा के डिमांड करते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया। हम फाइनेंस मिनिस्टर साहब से इस्तीफ़ा का डिमांड करते रहे, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक उनसे मिलने से इनकार किया, और फिर उन्होंने भी छुट्टी की दरख्वास्त की, इस्तीफ़ा उन्होंने भी नहीं दिया। हम जाहिद हामिद साहब से दरख्वास्त करते रहे कि इस्तीफ़ा दें, उन्होंने भी नहीं दिया। उनको प्रेशर के ज़रिए ये इनको निकलना पड़ा। हम एहसन इकबाल साहब से इस्तीफ़े की दरख्वास्त करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब से तो इस वजह से भी करते हैं कि मॉडल टाउन की जिम्मेदारी राना साहब और शहबाज शरीफ पर आती है, और हम पूरी हुकूमत से इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं कि गवर्नेंस पुअर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का बुरा हाल है, $23 बिलियन अदा करने जून के अंदर किस तरह से इसका बंदोबस्त होगा, कितने गहरे कर्जों में ये हमको डालेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेस कमज़ोर हो गई हैं, इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गई हैं, मईशत का बुरा हाल है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मईशत ख़राब हुई जब से मैं हटाया गया। एहसन इकबाल साहब कहते हैं वो गद्दार है जो कहता है कि मईशत ख़राब हुई है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि सच्चाई कहाँ पर है, कि गद्दारी है, ये क्या है, मगर हालात बहुत ख़राब हैं। सर, हुकूमती हल्कों में तो यही है कि मईशत बड़ा राइज कर रही है और बड़ा अच्छा रहे, और पहले से जो था वो GDP बड़ा बेहतर हो गया है। लेट्स सी, अभी तो पता चलेगा जब 2018 के इलेक्शन आएंगे और ओवरऑल बिल्कुल चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं। अच्छा, आप लोगों ने माजी में भी बहुत से धरने दिए हैं जिनसे नून लीग को बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। अभी सिद्दीक अल फारूक साहब यही हमारा जुलूस आ रहा था KP से, उसके खिलाफ जितना इन्होंने असला इस्तेमाल किया, टीयर गैसिंग की, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया, ये धरने रियलिटीज़ पर लोगों से बात करनी चाहिए। जैसे हमने जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस के हवाले से धांधली का भी धरना किया था, हमने इनसे कहा था कि 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी चेक कर लो, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देख लो। ये जब मान लेते बहुत सारे मामला बेहतर हो जाते हैं, मगर जो घमंड होता है ना 2/3 मेजॉरिटी का और अक्सरियत का, और जो घमंड होता है कुर्सी का, उसने बहुत सारे लोगों को कुर्सी से उतरने पर मजबूर किया है। और इनका घमंड इन धरने अक्कासी करते हैं इस बात की कि हुकूमत की नाअहली है। अभी तो बहुत बड़े धरनों के हवाले से मैं वार्निंग देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतनी गुर्बत है, ये बुरा हाल है,
अशराफिया पैसे बना रहा है, चोर लूट रहे हैं, हुकूमतें लूट रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दबा कर सिंध को लूटा है पीपल्स पार्टी ने, सेंटर को लूटा है पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने। और अगर ये तवज्जो नहीं दे रहे, हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि ये मुल्क गरीबों के लिए है ही नहीं। जिस तरह से मईशत का हाल है, तो ये गरीबों को कोई जहाँ तक इंसाफ का हाल है, गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं। ये पहली मर्तबा है कि इक़्तिदार में किसी आदमी की गिरफ्त में सुप्रीम कोर्ट या इंसाफ की गिरफ्त में आया है। अच्छा सर बताएगा कि पंजाब से तकरीबन अब नून लीग के 10 से ज़ायद MNAs जो हैं वो तो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार है। वो धरने की वजह से भी हमने देखा कि जो होने वाली तमाम सूरत हाल थी, उसके बाद नून लीग के भी बहुत से जो अरकान हैं वो खुश दिखाई नहीं दिए। तो क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इन रहनुमाओं से कोई रब्ता किया जाएगा या इन रहनुमाओं के लिए PTI के दरवाजे खुले हैं, ऐसी कोई सूरत हाल है? जिन लोगों ने इस्तीफे अपने तैयार किए हुए हैं, जो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ना चाहते हैं, वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं। जो लोग पीपल्स पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वो खुद मेरे साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं। इनमें जो बेहतर लोग होंगे उनको हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि ये अपनी हुकूमतों की चोरियों की और पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ एक बगावत की कैफियत है। कितनों ने इस्तीफे तैयार किए हुए, कोई फिगर मेरे जहन में नहीं है, मगर मुस्लिम लीग नून को जिस तरह से, और ये इनकी बेवकूफ़ी है, अगर ये इस्तीफा देकर इंतखाबात लड़ लें तो कुछ इज्जत इनकी बच जाएगी, वरना नैब का मामला जिस अंदाज से चल रहा है एक, और जिस अंदाज से इनकी गवर्नेंस पुअर हो रही है दो, और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है तीन, और जिस तरह से मईशत नीचे गिरेगी चार, इन चार चीज़ों की वजह से अगर वक्त पर इंतखाब होगा तो मुस्लिम लीग बेइंतहा मुश्किलात में होगी। मैं तो मशवरा दूंगा भाई होने के नाते, सारे पाकिस्तानियों का भाई होने के नाते, कि ये इस्तीफा देकर रास्ता साफ करें। चले सर, आपने भाई होने के नाते इस्तीफा देने का मशवरा दिया है, तो मैं जो नून लीग में जितने भी सियासी हल्के हैं, जो सियासतदान है, वो आपके इस मशवरे पे जरूर नजरसानी करेंगे। धरने के हवाले से बात करते हैं। धरने के हवाले से PTI का क्या स्टांस है, और अगर PTI हुकूमत में होती तो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो किस तरीके से इस धरने को डील किया जाता है, या आप किस तरीके से इस ओवरऑल सूरत हाल को हैंडल करते हैं? ये जो धरना हुआ, इसके अंदर ये धरना होता ही नहीं अगर PTI इख्तिदार में होती। PTI ये हरकत ही नहीं करती अगर PTI इख्तिदार में होती। जितने धरने हुए हैं, हमारा डिमांड बड़ी सिंपल सी थी, बाद में कॉम्प्लिकेट होती गई। कॉम्प्लिकेट इस वजह से होती गई कि धरनों के अंडे बच्चे भी होते हैं। हमने ये कहा था कि 4, मिसाल के तौर पर मैं कह चुका हूँ कि 4 सीटों की तहकीकात कर लो, अगर गड़बड़ हुई है तो असेंबली में लाकर बता दो, हम तुम्हारी हुकूमत को चलने देंगे। इन्होंने वो नहीं किया, मामला खराब हो गया। इस धरने के एतबार से शरारत कानून के तहत हुई, जिसमें नामूस रिसालत के हवाले से और कादियानी हलफ के एतबार से जो कुछ किया गया, वो लोगों ने जैसे ही पहचाना लोग खड़े हो गए। इसी तरह से डाउन लीग्स का मामला छुपा गए, मॉडल टाउन छुपा गए। सारी चीजें जब छुपाते रहते हैं तो अवाम को भी भरोसा नहीं रहता। लिहाजा आपने देखा होगा कि जब धरना का सलूशन आया तो उसके अंदर फौज ने अपना रोल प्ले किया, क्योंकि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको हुकूमत पर एतबार नहीं था। इसी तरह से आप देखें कि जब हालात कराची के ख़राब हुए तो सिविल हुकूमत, ना पीपल्स पार्टी ना MQM चाहती थी कि यहाँ एक्शन हो। हमने कानून पास किया, सेंटर पर इंसिस्ट किया कि फौज को इस बात का अख्तियार दिया जाए कि वो इस मामले को हैंडल करे। लिहाजा कराची भी पुरअमन हुआ, कराची के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म हुई, भत्ता बोरी का सिलसिला ख़त्म हुआ, MQM का और दूसरे गैंग वार्स वालों का, लियारी गैंग वालों का खौफ ख़त्म हुआ, और सिंध के अंदर भी किडनैपिंग्स ख़त्म हुई। तो जब ये खुद सिविलियन हुकूमत यील्ड करती है, इनएफिशिएंसी दिखाती है, स्पेस यील्ड करती है, तो फिर दूसरे लोग जिनकी रिलायबिलिटी है वो आते हैं। अच्छा साहब, ये तमाम सिचुएशन तो अपनी जगह, अभी ऑफर आपसे बात हो रही थी तो आप किसी वीडियो के बारे में बात कर रहे थे नवाज शरीफ की, हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर करें, क्या है उस वीडियो में? दरख्वास्त करता हूं कि नवाज शरीफ साहब का एक क्लिप जरूर निकाल कर दिखाइए, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है, रिपोर्टर सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने ये कहा है कि भाई अगर मेरी जायदाद और मेरे एसेट्स मेरी आमदन से ज्यादा है तो आपको क्या है?
यानी किसी से सवाल कर रहे हैं कि तुमको क्या तकलीफ है। जी, जी। भाई आवाम को यही तो तकलीफ है कि आपकी आमदन से ज्यादा आपके एसेट्स होंगे तो चोरी के साथ और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ होंगे। तो लिहाजा ये चीजें, ये लोग जो इख्तदार के अंदर हैं और अशराफिया, ये अपना राइट समझते हैं कि अवाम का पैसा ये दुबई ले जाए और अवाम का पैसा पनामा ले जाए और अवाम का पैसा इंग्लैंड ले जाए। मुझे इस चीज़ पर बड़ा अफसोस है, पहली मरतबा ये एहतसाब हो रहा है और बेचैन है, और ये अपने राइट के एतबार से इन्होंने ये बात कही है। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई NRO अवाम अब होने नहीं देंगे। पाकिस्तान के अंदर अब कोई NRO की गुंजाइश नहीं है। पिछला जो NRO हुआ था जिसके अंदर मुका हुआ था मुशर्रफ साहब का और PML का और पीपल्स पार्टी का, भाई हम तुम्हारा माफ करते हैं, तुम हमारा माफ करो। उसके अंदर कराची के अंदर क्रिमिनल्स, हजारों क्रिमिनल, 7,000 के करीब क्रिमिनल्स छूटे जो MQM के दहशतगर्द थे, बहुत सारे उसमें वो छूटे और पब्लिक का ही नुकसान हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस NRO को कलअदम करार दिया था। कोई NRO नहीं हो सकता, कोई डील नहीं हो सकती। नैब जो तहकीकात कर रही है उसमें तहकीकात को मुकम्मल होने दें। इनके पास कुछ है तो लेकर आए, वरना रास्ता ना पे। पाकिस्तान के अंदर कुछ है तो लेकर आए, वरना रास्ता ना पे। पीछे आए के रहनुमा साहब बातचीत कर रहे थे, नवाज शरीफ के क्लिप के हवाले से उन्होंने बात की। तो जैसे वो कह रहे थे कि वो क्लिप में कह रहे थे किसी सहाफ़ी से कि जी अगर मेरे पास जो भी एसेट्स हैं तो किसी को क्या है, तो मुझे वो उनकी स्पीच याद आ गई जो कि उन्होंने पनामा केस के बाद पहली दफ़ा जो है पार्लियामेंट में। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम उठते हैं और सुबह सुबह उठ के ब्रश करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि जी आज ब्रश करना है तो पेस्ट हमारा कौन सा वाला होना चाहिए। और पेस्ट की बात की जाए तो मार्केट में बहुत से ऐसे पेस्ट अवेलेबल हैं जो कि आपके दांतों के लिए बहुत अच्छे हैं, पर कौन सा सबसे अच्छा है और आपके दांतों की क्या प्रॉब्लम्स है, ओरल हेल्थ के क्या क्या इशूज हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद उजैर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वेलकम, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का इनविटेशन का। ठीक ठाक है। सर ओरल हेल्थ के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, दांतों की प्रॉब्लम्स जो कि आप डील करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को दांतों के हवाले से क्या होती है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है पूरी दुनिया में जो है वो कैविटी लगना है, दांतों में कीड़ा लग जाता है जिसकी वजह से तकलीफ, ठंडा गर्म और दूसरी प्रॉब्लम साथ होना शुरू हो जाती है। उसके साथ मसूड़ों की बीमारियां हैं जिससे गम इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग है, स्वेलिंग है, तो सारी चीज़ें साथ साथ ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, सारी चीज़ें कॉमन तो हैं, लेकिन एक क्वेश्चन भी बड़ा कॉमन है जो हर कोई हर किसी से पूछ रहा था, आप कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं? ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये अवेयरनेस ज़रूर दे दें कि जैसे मैंने आपसे पूछा था कि जी आप कौन सा पेस्ट यूज़ करते हैं या मैं इस पर्पज़ के लिए ये पेस्ट यूज़ करती हूँ, तो हम सजेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की थी और मैं चाहूँगी कि आप ऑन कैम भी बताएं कि पर्पज़ क्या है आपको टूथपेस्ट यूज़ करने का, कि आप कैविटी प्रिवेंशन के लिए कर रहे हैं या फिर जो है आप वाइटनिंग के लिए कर रहे हैं, तो आपकी मेजर जो कॉज है वो क्या है, तो उस हवाले से बताइए। सबसे पहले तो ओरल हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कैविटी प्रिवेंशन हो, कीड़ा लगने से बचाया जाए। तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक उसमें फ्लोराइड कंटेंट किसी भी टूथपेस्ट में बहुत रिकमेंडेड कंडीशन में हो, और दूसरा ये कि उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट हो। ऐसे सारे टूथपेस्ट जिसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो वो बहुत अच्छा कैविटी कुछ लोग सिर्फ वाइटनिंग के ऊपर फोकस करते हैं और सिर्फ कि हमारे टीथ जो है वो बड़ा शाइन करें, वाइट रहें, तो इस वजह से वो सिर्फ वाइटनर ले लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों का जो है वो ख्याल नहीं रख पाते। मेरे ख्याल में वाइटनिंग जो है वो आप टाइम बिंग तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसको यूज़ करने के बाद मुंह में जरासीम की मिकदार बढ़ जाती है और दूसरी बीमारियां भी डेवलप हो जाती हैं। तो आप वक्ती तौर पर यूज़ करें, बाकी फिर अपने वो टूथपेस्ट यूज़ करें जिसके अंदर फ्लोराइड, जैसे कोलगेट है उसके अंदर हाई कंटेंट होता है फ्लोराइड का, वो आपको कैविटी प्रिवेंट बहुत अच्छा करता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि टीथ ब्रश के हवाले से लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठे और आपने रात को ब्रश किया हुआ है तो आप ब्रेकफास्ट के बाद भी टीथ ब्रश कर सकते हैं, क्या ये ठीक होता है या मॉर्निंग में ही आपका ब्रश करें पहले और देन आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं? इसकी तरीका ये है कि रात में अगर आप टूथ ब्रश करके सो रहे हैं तो सुबह उठ के यू हैव टू डू माउथ वॉश, क्योंकि आपने रात भर कुछ नहीं खाया होता तो आपके मुंह में कुछ ऐसी फंसावा नहीं होता और बैक्टीरियल कंटेंट बहुत कम होता है। यू जस्ट डू माउथ वॉश, अच्छा माउथ वॉश करें, देन यू ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर टूथ ब्रश कर लीजिए। सही, टूथ ब्रश कर लें। अच्छा ये बताएं कि जब हम दांतों की बात करते हैं तो अगर इंटरनेशनली तौर पर देखा जाए तो लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है हम देखते हैं कि लोग इतने कॉन्शियस नहीं होते। पाकिस्तान में फोकस इस बात पर होता है कि बस मेरा ये वाला दांत तो नहीं हिल रहा, मेरी दाढ़ें हैं, मेरी दाढ़ों में कीड़ा लग गया, लेकिन ओवरऑल हम अपने टीथ की खूबसूरती पे, ओवरऑल हम अपने जो है गम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते और लोगों को पता भी नहीं होता।
तो इस हवाले से बताएं कि कुछ इस तरह के मसूड़े भी होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं और कुछ ऐसे टूथपेस्ट होते हैं जो उनको ख़राब करते हैं, तो उससे आप डबल डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। इसमें एक सबसे पहले ये कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप सबसे पहले उन बीमारियों को होने से बचा लें जिसकी वजह से हो रही है। जैसे टाटा डिपॉजिट है तो डेंटिस्ट को रेगुलर विजिट करें, ये चीज रेगुलर विजिट करें, एवरी 6 मंथ पे तो लाजमी विजिट करें ताकि डेंटिस्ट आपको देख के बता सके कि प्रॉब्लम शुरू हो रही है या नहीं। और हर साल लाजमी अपने दांतों की लाजमी सफाई करें ताकि वो जो टाटा डिपॉजिट जो प्लाक क्रिएट हो रहा है वो जो फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो आइंदा ना हो। क्योंकि ये जरूर जानना चाहूंगी मैं कि स्केलिंग आजकल बड़ी कॉमन हो चुकी है और अगर आप अपने दांतों की क्लीनिंग की बात करते हैं तो लोग उसको स्केलिंग से मिलाना शुरू कर देते हैं कि अगर आप स्केलिंग करवा लेंगे तो बाद दांत बिल्कुल आपके सेट हो जाएंगे। क्या इसके हवाले से बताइएगा, लोग अक्सर ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि अगर आप स्केलिंग करवाएंगे तो आपके दांतों की जो ऊपर की जो तय है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, आपके दांतों के लिए खतरनाक है। क्या ऐसी बात दुरुस्त है? नहीं, ऐसा तो ये रूमर है। इसमें ये कि अगर आप प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट से करें, प्रॉपर ट्रेन डेंटिस्ट से करें सो इट वोंट हार्म एट ऑल। पूरी दुनिया में रिकमेंडेड प्रोसीजर है जिससे स्केलिंग की जाती है और जिसकी वजह से आपका टाटा रिमूव होता है। चलें जी, स्केलिंग करवा लेनी चाहिए। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो 6 मंथ में आप करा सकते हैं। बात करेंगे हम कोलगेट की। कोलगेट टूथपेस्ट जो है उसके बारे में बताएं कि इसके क्या जो है वो बेनिफिट्स हैं अगर कोई भी यूज कर रहा है इसको। अच्छा देखिए, कोलगेट में सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो ये रिसर्च प्रोडक्ट है, इसके अंदर एक रिकमेंडेड फ्लोराइड कंटेंट है जिसको थ्रू आउट द इयर्स डेवलप किया गया है और ये इवन बच्चों और बड़ों के लिए बहुत अच्छा और रिकमेंडेड है। सिर्फ डिपेंड करता है कि इसकी क्वांटिटी बच्चे हाफ ब्रश के साइज यूज करें और जो एडल्ट है वो कंप्लीट ब्रश यूज अच्छा करें। ये भी कोई कंपल्शन होती है कि बच्चे आधा उनको पेस्ट दी जाए बड़े हाँ बिल्कुल, क्योंकि फ्लोराइड कंटेंट जो होता है वो टॉक्सिक होता है बच्चों के लेस देन 6 इयर्स, तो उसके लिए कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। So it can damage your एग्जैक्टली, मतलब अगर एक्स्ट्रा टॉक्सिक होगी तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम होगा वो लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में तो नहीं होता, बट यू हैव टू डू, क्योंकि आप तो एवरीडे ब्रश करते हैं तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आ सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, और ये बताएं कि कोलगेट का एक वाइटनिंग प्रोडक्ट भी है, कोलगेट जो है वो एंटीबैक्टीरियल भी है, तो इसमें मुख्तलिफ जो है वो प्रोडक्ट्स हैं फॉर डिफरेंट कंप्लेंट्स। तो ओवरऑल अगर कोई एक बंदा जनरल है जिसको कोई ऐसी खास कंप्लेन नहीं है, जो चाहता है कि यार मुझे बस एक अच्छा टूथब्रश चाहिए, एक अच्छा टूथपेस्ट चाहिए कि मैं रेगुलरली अपने जो है टीथ फ्रेश कर सकूं, तो उसके लिए जनरल प्रोटेक्ट क्या है? देखिए, जनरल प्रोटेक्शन की टूथपेस्ट के लिए उसमें कोलगेट टोटल टूथपेस्ट आता है। अच्छा। जिसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और प्लस फ्लोराइड कॉन्टैक्ट, ये दोनों बहुत चीजें जरूरी हैं आपकी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। व्हाइटनिंग आप हर वक्त यूज नहीं करते, आप ओकेजन के लिए यूज करते हैं। सम टाइम आप यू कैन स्विच इट ऑफ, स्विच कर लें, टूथ वाइट हो जाए, देन बैक टू योर नॉर्मल टूथपेस्ट। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि कहते हैं कि ट्वाइस अ डे आपको ब्रश करना चाहिए, समटाइम्स कुछ लोग थ्राइस भी करते हैं, बेहतर क्या तरीका होता है? क्योंकि आपने अभी बताया कि फ्लोराइड का ज्यादा इस्तेमाल भी आपके दांतों को डैमेज कर रहा होता है। देखिए, अगर आप ट्वाइस अ डे कर रहे हैं इट इज मोर देन एनफ। ठीक है, अगर आप थ्राइस यूज कर रहे हैं तो अपनी एनामल को आप रिड्यूस कर रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है आप वो लूज होना शुरू हो जाती है। तो ट्वाइस अ डे इज एनफ और ये एक रिकमेंडेड प्रोसीजर है ऑल ओवर मॉर्निंग और नाइट के टाइम। अच्छा, ट्वाइस अ डे तो आप कर रहे हैं ब्रश, लेकिन ब्रश करने का मेडिकली क्या तरीका है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बड़ा जान मार के और ब्रश कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर गम्स के इश्यूज लेके वो डॉक्टर साहब के पास आते हैं कि जी हमारे गम्स में ये इशू हो गया। ये प्रॉपर एक आजना तरीका बता दें। देखिए, प्रॉपर तरीका ये कि इसका बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, आप चाहे सर्कुलर मूवमेंट करें या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करें, सो ऑल आर रिकमेंडेड, इट डजंट मेक एनी हार्म। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि फोर्स लेवल बहुत कम हो, आप दांतों के साथ झगड़े नहीं, आपने कुछ नहीं करनी होती क्योंकि आप एवरीडे 2 टाइम साफ कर रहे हैं। सो इट इज मोर देन एनफ कि आप उसको अगर स्लोली ही क्लीन कर रहे हैं और मूवमेंट्स कोई भी हो। टीथ के अपर लेयर के ऊपर गम्स से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, ये किस चीज की कमी की वजह से? ये क्यों निकलता है? कमी नहीं होती, बेसिकली ब्लड निकलने का मतलब है कि आपके गम्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं। एग्जैक्टली। गम इन्फेक्टेड होने का मतलब है कि आप में प्लाक और टार्टर इतनी क्वांटिटी में हो गया है कि बॉडी कॉप अप नहीं कर पा रही, अब वो सिम्टम शो कर रही है। सो इट्स अ हाई टाइम के जाके फौरन क्लीनिंग कराएं। ये भी सर टूथपेस्ट के थ्रू ठीक हो सकता है या फिर इसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, कोई मेडिसिन यूज करनी चाहिए? नहीं, इसके लिए ट्रीटमेंट सबसे पहले होता है, उसके बाद फिर एग्जेंटिव टूथपेस्ट हैं वो सब यूज करें, सो इट विल हेल्प। अच्छा, इट विल हेल्प। तो चल ओवर हाइजीन की हम बात कर रहे हैं, तो ओवर हाइजीन में जहाँ पर हम टीथ्स के लिए बात कर रहे हैं कि जी किस तरीके से आप अपने माउथ को फ्रेश रख सकते हैं, टीथ को साफ रख सकते हैं, कंप्लेंट्स आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं क्या ज़्यादा उसमें जनरल कंप्लेन क्या होती है कि मुझे बड़े चमकते हुए दांत चाहिए? क्योंकि हर किसी की कंप्लेन ये होती है मुझे ना बड़े फाइट से टीथ चाहिए, लेकिन कोई कैविटीज़ की तरफ नहीं जाता। अच्छा, सबसे पहले ना पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जब भी आते हैं ना डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, एक जो मेजर कंप्लेन भाई दर्द हो रहा है। हाँ। अच्छा, कोई मेरे पास बहुत कम लोग आते हैं भाई मुझे अपने दांत खूबसूरत बनाने, अच्छे बनाने। तो टीथ का सबसे
हमारा आखिरी चैप्टर होता है लाइफ का कि हाँ भाई अब जाके दांत को भी अच्छा करना है। हाँ, ठीक। तो अमूमन किसमें ये होता है कि दर्द हो रहा है या ठंडा गर्म लग रहा है या डॉक्टर साहब मैं 3 रातों से नहीं सोया, अमूमन या फिर होता है कि इतना मुंह सूजा हुआ है, वो सब आते हैं जब 5 तरह की दवाएं खा के फिर भी कुछ नहीं हो रहा था तो फिर आते हैं। सो सबसे ज्यादा ये होता है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन है, एस्थेटिक कंसर्न बहुत कम है। अच्छा सर, जिन दांतों को ठंडा गर्म बहुत ज्यादा महसूस होता है, एक तो मैंने आपको बताया कि गम से ब्लड निकलना एक चीज आपने बताया, एक सिम्टम बताया, तो ये भी उसी का ही कोई सिम्टम है कि अगर आपको ठंडा गर्म महसूस हो रहा है दांतों में, बिल्कुल सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं कि अगर उसमें कैविटी लग रही है तभी ठंडा गर्म लग सकता है, गम्स ने अपनी जगह छोड़ दी है तब भी हो रहा है, क्योंकि ब्लीडिंग जब भी होती है तो गम अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो तब भी क्या कहते हैं साथ उसमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे होता है कॉज उसको वैसे वैसे ट्रीट करना जरूरी होता है। ठीक। अच्छा, खाने के हवाले से बात की जाए तो कहते हैं जी सोडा ज्यादा खाएंगे तो दांत खराब हो जाते हैं, मीठा ज्यादा खाएंगे तो दांत खराब हो जाते हैं, चॉकलेट ज्यादा खा रहे हैं तो दांत खराब हो जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये सारी चीजें खानी भी है, बड़ी डिलीशियस होती है, तो उसके लिए फिर आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अब बड़ा शॉर्टली। हाँ देखिए, इसमें ये है कि आप जब भी ये सारी फूड्स खाते हैं तो आपकी हाइजीन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इन हाइजीन के आपकी फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए, जैसे आप रोज 5 मिनट तक खा रहे हैं तो 2 टाइम कर लीजिए या वीक में 2 बार कर लें। सो इट विल हेल्प कि आपकी हाइजीन डिस्टर्ब नहीं होगी और आपकी हाइजीन अच्छी रहेगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, उज़ैर साहब हमारे साथ थे और ओवरऑल जो ओरल हेल्थ थी उसके हवाले से बात कर रहे थे। तो डेफिनेटली बात है जनाब, एक खूबसूरत स्माइल के पीछे खूबसूरत दांतों का भी बड़ा रोल होता है, तो इन दांतों की ना सिर्फ हिफाजत कीजिए बल्कि इनको साफ सुथरा भी रखिए और खुल के मुस्कुराइए, हंसते रहिए इसी तरह और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए। इसी के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई स्टोरीज के साथ। टिल देन हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।